हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहनी। आज हम क्लास 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या, स्क्रीनिंग मेथड। पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एलियन डीएनए कई टुकड़ों में बांटते हैं और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को भी एक निश्चित स्थान से काटते हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज की मदद से हम क्या करते हैं, एलियन डीएनए को उसमें जोड़ देते हैं, जिससे आपका हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए का निर्माण हो जाता है। और विभिन्न विधियों के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, सुटेबल होस्ट के अंदर डालते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसी को हम लोग क्या इस टॉपिक के अंतर्गत क्या स्टडी करेंगे, जिसका नाम है स्क्रीनिंग मेथड। इस मेथड के दौरान दो स्टेप्स का हम लोग दो मेथड का उपयोग करेंगे। नंबर 1 है बाई सेलेक्टिव मार्कर के द्वारा और दूसरा बाई स्क्रीनिंग मार्कर के द्वारा। पहला है बाई सेलेक्टिव मार्कर के द्वारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले PBr 322 लेते हैं। उसमें पहले देखते हैं हम लोग, उसके अंदर 2 रेजिस्टेंस साइट होता है। एक है ये जो आपका नीले रंग का है, ये टेट्रा रेजिस्टेंस साइट है, और ये जो है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस साइट है। ये जो रेजिस्टेंस साइट से टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन, इस तरह का यदि प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर रहेगा तो उस बैक्टीरिया को शक्ति देगा कि एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। मतलब वो यदि उनके सोल्यूशन एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के सोल्यूशन में भी हमको रखेंगे तो वो बैक्टीरिया डेथ नहीं करेंगे, उनको वो शक्ति प्रदान करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। आइए हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम होता है आपका है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 से हम लोग कहीं काट देते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलियन डीएनए को हम लोग डाल देते हैं। जैसे ही हम एलियन डीएनए इसके अंदर डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस है वो अपना पावर खो देगा। अर्थात जब ऐसे बैक्टीरिया को जिसके अंदर हाइब्रिड डीएनए है, एलियन डीएनए है, सोल्यूशन में डालेंगे जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है, तो वो डेथ कर जाएगा, क्योंकि यहाँ टेट्रासाइक्लिन जो है का पावर एलियन डीएनए के जुड़ने की वजह से समाप्त हो गया है। जो एक्टिविटी है टेट्रासाइक्लिन की, हम एलियन डीएनए जोड़ने की वजह से टेट्रासाइक्लिन की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, निवेशी निष्क्रियता। क्या बोलते हैं, निवेशी निष्क्रियता। ये किसमें मदद करता है, निवेशी निष्क्रियता की मदद से हम लोग जान सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल के बारे में जान सकते हैं, और ये ट्रांसफॉर्म हुआ है तो उसमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये कोई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हम लोग डालें क्या, PBr 322 डालें, आपका एलियन डीएनए डालें और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 डालें। अब अंदर जाकर के क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को, और वहां जाकर के आपका डीएनए लाइगेज की मदद से, इसकी वजह से डीएनए लाइगेज की मदद से उसको जोड़े। देखिए अंदर जाकर के जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ये चेक करना है। तो ये मान लीजिए 2 तरह का है, ये नॉन आपका है रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, इसके अंदर कोई भी एलियन डीएनए आकर के जुड़ा नहीं है, जबकि इसके अंदर एलियन डीएनए आकर के जुड़ा है। तो जिसमें जुड़ा है उसे रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर नहीं जुड़ा उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इस पूरे प्लाज्मिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल देते हैं कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ डाल देते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर गया है कि नहीं, चाहे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चाहे रिकॉम्बिनेंट वाला, इस बैक्टीरिया के अंदर गया है कि नहीं गया है, तभी हम चेक कर पाएंगे
आगे देखिए, ये मान लीजिए 3 तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर पाए गए। एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं गया, इसे हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया की एंट्री, प्लाज्मिड की एंट्री हुई नहीं। दूसरा कंडीशन 2 है ट्रांसफॉर्म्ड, इसके अंदर प्लाज्मिड गए हैं, लेकिन कौन सा प्लाज्मिड गया है? नॉन हाइब्रिड वाला प्लाज्मिड गया है कि हाइब्रिड वाला, अर्थात जिसके अंदर एलियन डीएनए है वो गया है, तब उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे क्या? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट। और जिसके अंदर ये वाला गया है, जिसके अंदर एलियन डीएनए नहीं है, उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। अर्थात 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए, पहले ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया, ट्रांसफॉर्म्ड में प्लाज्मिड गया, लेकिन उसमें भी कौन सा प्लाज्मिड गया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है कि रिकॉम्बिनेंट वाला गया है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग छाट लेते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, उसी को मेथड को हम बोलते हैं क्या? सेलेक्टिव मार्कर मेथड। इसमें सबसे पहले ये मान लीजिए आपका कोई सोल्यूशन घोल है, इसके अंदर एम्पिसिलिन का क्या है? सोल्यूशन है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया को इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए तो इसमें क्या है? 2 तरह के बैक्टीरिया होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म वाले, ऐसे वाले बैक्टीरिया भी होंगे और ऐसे वाले भी बैक्टीरिया होंगे, ऐसे भी होंगे और ऐसे भी होंगे। ये बैक्टीरिया जब इसके अंदर जाएगा रहेगा तो एम्पिसिलिन की वजह से इसके अंदर ये डेथ कर जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर एम्पिसिलिन के लड़ने की पावर क्षमता है ही नहीं। लेकिन ये दोनों लोग क्या होंगे? सरवाइव करेंगे। ये क्या होंगे? ये दोनों डेथ कर जाएंगे, लेकिन ये चारों लोग जो है एग्जाम्पल में वो सरवाइव करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये जो इधर वाला जो है एम्पिसिलिन है, ये एम्पिसिलिन है। तो ये दोनों तरह के जो बैक्टीरिया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट, दोनों ही क्या करेंगे? इस सोल्यूशन में सरवाइव करेंगे। तो इस तरह हमने क्या किया? एम्पिसिलिन के सहारे 2 तरह के बैक्टीरिया को छाटा। क्या छाटा है? ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड गया है, या नॉन ट्रांसफॉर्म जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं गया। तो एम्पिसिलिन यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। अब उसको हम लोग स्टेराइल एडहेसिव मीडियम में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, डिट्टो ऐसा पोजीशन रहता है। तो इसमें एम्पिसिलिन है ही है, इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया हो सकते, 4 दोनों हो सकते हैं, आपके ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। अब एम्पिसिलिन से हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरिया कहाँ पे? सोल्यूशन है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों सोल्यूशन कौन कौन है? एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन के अंदर दोनों सरवाइव कर रहे थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी और रिकॉम्बिनेंट भी, जिसके अंदर एलियन डीएनए है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये जो बैक्टीरिया है रिकॉम्बिनेंट वाला, वो तो सरवाइव कर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइट अभी सुरक्षित है, टेट्रासाइक्लिन भी और एम्पिसिलिन भी, क्योंकि इसके अंदर एलियन डीएनए नहीं गया है। जब एलियन डीएनए नहीं गया तो ये अपनी क्षमता रखा रहेगा। ये वाला जो जीवाणु है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये सरवाइव करेगा क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इनके अंदर टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन। लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट है, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के अंदर एलियन डीएनए हम डाले हैं, वो बैक्टीरिया इसके अंदर सरवाइव नहीं करेगा। इस तरह इसमें छाटेंगे क्या? ये दोनों जो है आपके क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये दोनों जो है वो रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये वाले टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव नहीं किए। जब टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव नहीं किए तो समझ जाइए कि इसके अंदर क्या है? एलियन डीएनए। टेट्रासाइक्लिन की जो शक्ति नष्ट हुई किसकी वजह से? एलियन डीएनए की वजह से। इसी को बोलते हैं निवेशीय निष्क्रियता। इस तरह हमने क्या किया? टेट्रासाइक्लिन की मदद से हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को छाटा। अब हम, लेकिन ये जो प्रोसेस था बहुत ही लेंथी था, टाइम टेकन था। इसके बदले में एक नया मेथड खोजा गया जिसका नाम है
स्क्रीनिंग मार्कर की मदद से खोजा गया। क्या है? ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लाज्मिड है PCU90। ये प्लाज्मिड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 19 का है बना, 19 नंबर इसको दिया गया। इसमें खासियत क्या थी? इसके अंदर एक लैग जीन होता है और इधर होता है एम्पिसिलिन। तो लैग जीन की खासियत क्या होती है? यह जो जीन है कोड करता है, बनाता है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो यह एंजाइम जब एक्स जोल से क्रिया करता है, सबस्ट्रेट है क्या? एक्स गॉल है, क्रोमोजेनिक सबस्टेंस है। एक्स गॉल से जब क्रिया करता है तो कलर देता है ब्लू कलर। ठीक है, जिसके अंदर एलियन डीएनए नहीं जाएगा, मतलब ये इसका फंक्शन हो गया कि लैग जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, यह एक्स गॉल से जब क्रिया करता है तो ब्लू कलर देता है। आइए ये जो कलरिंग है किस तरह हमारा हेल्प करेगा स्क्रीनिंग में, आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर एलियन डीएनए नहीं डाला गया है। यहाँ रिकॉम्बिनेंट है, इसके अंदर एलियन डीएनए है। तो ये जैसे उसी तरह इसे करेंगे, इसे बाम फर्स्ट डाल देंगे, कुछ एलियन डीएनए डाल देंगे और आपका प्लाज्मिड डाल देंगे। उसके अंदर रिएक्शन होगा, किसी किसी में क्या होगा? एलियन डीएनए जुड़ेगा, किसी किसी में नहीं जुड़ेगा। जिसके अंदर एलियन डीएनए नहीं जुड़ेगा उसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, और जिसके अंदर जुड़ेगा उसे रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट? अब ये जो आपका लैग जेड जीन के अंदर हम जोड़ दिए हैं क्या? आपका एलियन डीएनए है। इस एलियन डीएनए के वजह से जो लैग जीन की खासियत है, एक्टिविटी, वो समाप्त हो जाएगी, वो फंक्शन करना बंद कर देगा। जब फंक्शन करना बंद कर देगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो एक्स गॉल जब डालेंगे उस सोल्यूशन में तो ब्लू कलर नहीं आएगा। यदि ब्लू कलर आएगा तो कहेंगे कि उसके अंदर एलियन डीएनए वाला प्लाज्मिड नहीं है। यदि सफेद कलर आएगा तो कहेंगे कि अंदर जो जीवाणु है उसके अंदर एलियन डीएनए वाला प्लाज्मिड है। इस तरह हम, इसका नाम है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं? किसी भी रिकॉम्बिनेंट सेल को हम लोग खो सकते। आइए अब हम पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते। आइए सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिक पदार्थों का पृथक्करण, पहला स्टेप। नंबर 2, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटना। क्लोनिंग संवाहन का पृथक्करण। चौथा, संकर डीएनए का निर्माण, संकर डीएनए का पोषक में प्रवेश कराना। फिर परपोषी कोशिकाओं का संवर्धन और आखिरी में वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। ये लगभग जो स्टेप्स हैं वो किसमें काम आएंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण। हम जानते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है आपका डीएनए है। यहाँ पे हम केवल डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए जो होता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है, कुछ जीव के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको पहले तो सेल वॉल को तोड़ना होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना होगा, तब जाकर के हमको क्या होगा? डीएनए प्राप्त होगा। वो भी अनप्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड रूप में नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और भी आरएनए और भी सब पदार्थ पाए जाते हैं। फिर उनको अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा हम उसको क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो आखिरी में हम क्या करेंगे? प्यूरिफाइड डीएनए को प्राप्त करेंगे। आइए देखिए क्या होता है इसमें। यदि मान लीजिए ये जंतु कोशा है तो उसको नॉर्मली अति पराशरी विलयन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो उसके अंदर क्या होते हैं? अंदर के मटेरियल बाहर आए। पादप कोशिका के लिए सेलुलोज का उनका सेल वॉल बना होता है, इसलिए सेलुलेज नामक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और हाइपरटोनिक सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जीवाणु के लिए जिनका सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकान को बनाता है, वहां लाइसोजाइम एंजाइम काम करेगा, यहाँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेंगे। कवक में जो उनका सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है, वहां पे क्या होगा? सोल्यूशन भी लेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इट मीन्स
सभी को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेंगे और सुटेबल एंजाइम्स लेंगे। जो जो पादप लेते हैं, चाहे हम जंतु कोशा लेंगे तो केवल अतिपराश्रयी विलयन का इस्तेमाल करें, पादप है तो सेलुलोज और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जीवाणु है तो लाइसोजाइम और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कवक है तो काइटिनेज एंजाइम और हाइपरटोनिक। जब इसको हम लोग घोल लेंगे तो हम लोग ये सोल्यूशन को प्राप्त कर लेंगे। इनमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम दूर करेंगे, जिससे प्रोटीन रहेगा तो हिस्टोन प्रोटीन होगा तो उसे प्रोटीज नामक एंजाइम से हम लोग क्या करेंगे, डिग्रेडेट कर दें, खत्म कर दें। आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियस से हम उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद कुछ एप्रोप्रिएट और भी ट्रीटमेंट करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो भी अन्य इम्प्योरिटी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, फिर डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्यूरिफाई डीएनए प्राप्त हो जाता। बुक में प्रैक्टिकल के नाम पर भी कुछ दिया हुआ है डीएनए का पृथक्करण। तो हम लोग डीएनए के पृथक्करण के लिए हम लोग क्या करें, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, केला पपीता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, उनके छिलकों को अलग कर लेंगे। अब उसको एक पॉलीथीन में, रैपर टाइप का पॉलीथीन, उसके अंदर रख लेंगे। उसमें फिर वाटर डालेंगे, साल्ट डालेंगे और लिक्विड सोप डालेंगे, हैंड वॉश जैसे है। उसको फिर सील करके फिर उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, एकदम मैश करेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। मिलाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर या कॉटन पेपर से क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, छान लेंगे। तो जो छना हुआ जो फिल्ट्रेट है पदार्थ है, छना हुआ जो लिक्विड है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड अल्कोहल डालेंगे। थोड़े समय बाद चिल्ड अल्कोहल डालेंगे, थोड़े समय बाद देखेंगे उसमें धागा जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ने लगती है। तो उसी को स्पूलिंग, कौन सा मेथड है, स्पूलिंग मेथड के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, उसको अलग कर लेते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, डीएनए को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम यहाँ डीएनए कम मात्रा में होता है तो हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी मात्रा को बढ़ा सकते। इस तरह हमने क्या किया, आनुवंशिक पदार्थ को प्राप्त किया। और डीएनए को विशिष्ट स्थान पे काटना, तो हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, डीएनए को उसके स्पेसिफिक स्थान से क्या होता है, काट देते हैं तो कई टुकड़ों में क्या होता है, डीएनए हमको मिल जाते हैं। अब उन टुकड़ों को हम लोग क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से सुटेबल साइज में हम लोग क्या करते हैं, उनको छांट लेंगे। थर्ड प्रोसेस है क्लोनिंग संवाहक का पृथक्करण। अब हम लोग सुटेबल बैक्टीरिया लेंगे जहां से हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे, और उस प्लाज्मिड को भी क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन जहां साइट है, जो स्थल है, वहां से भी क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, उसको हम लोग काटेंगे। इसको काटेंगे हम लोग है क्लोनिंग संवाहक को हम लोग काटने के बाद हम उसको क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से हम उसको जोड़ेंगे। आइए देखिए कैसे ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग डीएनए ले लिए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसके स्पेसिफिक साइट से काट लेते हैं, तो हमको कई साइज के क्या होते हैं, डीएनए प्राप्त। अब हम इसको क्या कर देंगे, यदि कमी है तो यहाँ पे दो प्रोसेस इस्तेमाल, एक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफिक साइज के डीएनए को प्राप्त करेंगे। ये कहलाएगा आपका क्या, आपका एलियन डीएनए पीस है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल आपके प्लाज्मिड ले लेंगे, कोई भी सुटेबल वेक्टर ले सकते हैं। तो उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होगा, उसके स्पेसिफिक स्थान से काटेंगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए काट रहा है वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस प्लाज्मिड को भी काटेगा। तो काटने के बाद हमको क्या होता है, क्लोनिंग संवाहक मिल जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक एंजाइम है आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम है। इसकी मदद से क्या होता है, आपका
ये आपका एलियन डीएनए इसके अंदर जोड़, तो इसे हम पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं या हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, किसी पोषक में डालेंगे जहां पे ये क्या कर सकता है, रिप्लिकेशन कर सकता, संख्या को बढ़ा सकता है। तो पुनर्योगज डीएनए को पोषक में प्रवेश करने के लिए कई तरीके हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, तो उसके अंदर जो पहले तो क्या उसका जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफिलिक डीएनए को अंदर प्रवेश करने नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती कुछ सुटेबल ट्रीटमेंट दे करके बैक्टीरियल सेल को क्या करेंगे, सुटेबल बनाएंगे कि वो डीएनए को अपने अंदर ले ले। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CaCl2 से डाइवैलेंट केटायन, उससे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, जिससे डीएनए क्या होता है, कोर के सहारे क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में पहुंच जाता। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको आइस के ऊपर इंक्यूबेट करेंगे, आइस के मतलब बर्फ पे रख देंगे, फिर उसको हम लोग हीट सौंप देंगे 42 डिग्री सेल्सियस, तब उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर आइस पर रखेंगे। इस तरह आपका क्या होता है, जो औसत में क्या होता है, संकर डीएनए प्रवेश कर जाता। अगला है सूक्ष्म अंतर सेवन, माइक्रो इंजेक्शन। इसके द्वारा जो जिस डीएनए को हमको क्या करना है, किसी सेल के अंदर डालना है, तो यह जो माइक्रो इंजेक्शन है वो किसके लिए, एनिमल सेल में होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को भर लेते हैं और न्यूक्लियस की ओर मतलब एनिमल सेल के न्यूक्लियस तक क्या होता है, उसको डायरेक्टली हम लोग डालते हैं। अगला है जीन गन मेथड, यह प्लांट के केस में परफॉर्म किया जाता है। इसमें डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन से कोट कर दिया जाता है और अधिक वेलोसिटी से गन में डाल देते हैं। वो अधिक वेलोसिटी से क्या होता है, प्लांट सेल के ऊपर बम्बार्टमेंट करता है, जिस तरह क्या होता है, डीएनए यहाँ पे क्या होते हैं, उसके अंदर पहुंच जाते हैं, चाहे वो सीड हो या अदर कोई प्लांट पार्ट। इसके बाद हम लोग डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, कोई पैथोजेनिक कोई भी जीवाणु है, चाहे वायरस है चाहे बैक्टीरिया है, वायरस हो सकता है या तो कोई पैथोजन हो सकता है, उनके डीएनए में क्या करेंगे हम लोग, जिस डीएनए को हमको ट्रांसफर करना उसको डाल देंगे, वो जाकर के क्या होता है, उस सेल में चला जाएगा, वहां पे बीमारी नहीं फैलाएगा बल्कि उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। इस तरह हमने क्या किया है, पुनर्योगज डीएनए को पोषक में हम लोग ट्रांसफर किए। अब है पोषी कोशिकाओं में का संवर्धन, जिसमें हम लोग क्या होता है, वो एलियन डीएनए डाले हुए हैं और उस सेल को हम लोग क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में उसको पालेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, वांछित उत्पाद को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इस तरह हमने क्या किया, आज पढ़ा पुनर्योगज डीएनए के प्रौद्योगिकी में होने वाले स्टेप्स के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।